हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हायर एजुकेशन सिस्टम यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली जो आपकी यूनिट है, इसमें जो कमीशन और जो कमेटी की बात होती है कि कौन कौन से कमीशन आए पोस्ट इंडिपेंडेंस या फिर स्वतंत्रता से कुछ पहले भी आए हैं, स्वतंत्रता के बाद भी कमीशन और कमेटीज आई हैं जो उच्च शिक्षा के बारे में बात की है कि क्या क्या सुधार होने चाहिए और किस कमीशन ने क्या बोला हुआ है और कौन सा कमीशन कब आया है। इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो बहुत आते हैं, आप सबको पता है। तो हम कुछ क्वेश्चंस के साथ इन कंसेप्ट्स को समझेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, हर एक चीज को पढ़ने की बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे। तो बहुत रिलैक्स होकर शांति से सारी चीजों को सुनना है। ऑल द वेरी बेस्ट। इससे पहले कि हम इन कंसेप्ट्स को सुने, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं और वो इंफॉर्मेशन ये है कि अभी इस एग्जाम के लिए हमने पेपर 1 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। पेपर 1 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसपे क्रैश कोर्स में थ्योरी में कंप्लीट जो 10 की 10 यूनिट्स है आपकी, उसका बिल्कुल आपको थ्योरेटिकल पार्ट मिलेगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 10 की 10 यूनिट्स में वो मिलेंगे, पीडीएफ फाइल्स भी मिलेगा और हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में रहेगा। और इसका जो प्राइस है वो 599 है और आपके इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 30 जून 2024 तक, 30 जून तक रहेगी। और जो हमारा ऑफर है, इसकी जो ऑफर रहेगा 25 अप्रैल तक ऑफर है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। और हमारा अभ्यास बैच भी है। अभ्यास बैच में 500 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि मुझे लास्ट टाइम में मेरा थ्योरी का भी रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, तो आप ये दोनों कॉम्बो पैकेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोनों का कॉम्बो पैकेज का जो प्राइस है वो 999 है, 999। इसमें 10 की 10 यूनिट्स का थ्योरी, 10 की 10 यूनिट्स के पीवाईक्यूज अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं। और ये अपनी वेबसाइट है www.swmg.in। इस पे जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन SWMG। और जो अपनी वेबसाइट है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, एक बहुत अच्छा रिवीजन आपको हो सकता है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन देखिए, आराम से सुनिए इस क्वेश्चन को और इसको मैच करना है। और ये क्वेश्चन है कोठारी कमीशन पे। कोठारी कमीशन आपको पता ही है ना, 1964-66 कोठारी कमीशन की बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको राधा कृष्णन आयोग भी बोलते हैं। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात करते हैं, मोदिलियार कमीशन, है ना। कोठारी कमीशन की फिर बात करते हैं। तो ये कोठारी कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बहुत आराम से इसको मैच करना है। ये लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग टू सेट, सेट 1 मेंशन द सजेस्टेड इंटरवेंशन ऑफ द कोठारी कमीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। पहला है टीचर एजुकेशन, सेट प्रोवाइड द टारगेट स्टेज और ग्रुप, यानी कि एक तरह से टीचर एजुकेशन की जो ट्रेनिंग है उसके बारे में बात की गई है कि कब कौन से टीचर को कितनी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, कब मिलनी चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन है और इसको आपको मैच करना है, ठीक है। ये देखिए, तो आपको लिखा हुआ है कि जो 2 ईयर ट्रेनिंग कोर्स है, यानी कि द्विवर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, वो किसके लिए है? द्विवर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। इधर लिखा हुआ है इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ के लिए है, अनक्वालिफाइड टीचर्स के लिए है, प्राइमरी लेवल जो प्री सर्विस ट्रेनिंग में उसके लिए है, या फिर सेकेंडरी लेवल प्री सर्विस ट्रेनिंग के लिए है। तो जो 2 ईयर ट्रेनिंग कोर्स है वो किसके लिए है, आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो 2 ईयर वाला है प्राइमरी लेवल के लिए, यानी कि 2 ईयर ट्रेनिंग किसके लिए है? प्राइमरी लेवल इन प्री सर्विस ट्रेनिंग, यानी कि द्विवर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किसके लिए है? प्राथमिक स्तर सेवा पूर्व प्रशिक्षण है ये। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि A का 3 है। और अगर A का 3 देखें तो शायद फर्स्ट ऑप्शन में ही है और किसी में भी नहीं है। देखो, तो राइट ऑप्शन वैसे ही आपको देखते ही फर्स्ट आ गया होगा, आपको आराम से दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकंड ऑप्शन है 1 ईयर ट्रेनिंग कोर्स हैविंग 230 वर्किंग डेज, 230 कार्य दिवसों के साथ 1 वर्षीय प्रशिक्षण है। वो किसके लिए है? वो है सेकेंडरी लेवल के लिए, जो प्री सर्विस है सेकेंडरी लेवल के लिए है, वो आ गया, यानी कि बी का 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समर इंस्टीट्यूट्स, यानी कि ग्रीष्म काल प्रशिक्षण संगठन किसके लिए है? ये बेसिकली है जो इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, यानी कि ये है बेसिकली जो सेवारत कार्य कर्मचारी है उनका प्रशिक्षण है। तो ये इसके अंदर आ गया, सी का 1। और डी बच गया कोरस्पॉन्डेंस कोर्स एंड स्टडी लेवल, यानी कि पत्राचार पाठ्यक्रम एवं अध्ययन अवकाश। ये बेसिकली है अनक्वालिफाइड टीचर, यानी कि अप्रशिक्षित शिक्षक पाठ्यक्रम के लिए। तो यहां पे आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोठारी कमीशन से, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना।
इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब एक कमीशन है दैट इज नॉलेज कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन, इसको शॉर्ट में NKC बोल देते हैं, शॉर्ट में NKC, नॉलेज, नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो ये कब आया, कब कौन प्राइम मिनिस्टर थे, इनके अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में बात करेंगे, और इन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो NKC है, नेशनल नॉलेज कमीशन है, ये जून 2005 में बना by the Prime Minister Dr. Manmohan Singh under the chairmanship of Mr. Sam Pitroda। बेसिकली याद रखना, जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसका गठन जून 2005 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में किया गया था। क्यों किया गया था? टू प्रिपेयर ए ब्लूप्रिंट फॉर रिफॉर्म ऑफ आवर नॉलेज रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विच वुड इनेबल इंडिया टू मीट द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। क्या कह रहा है, क्यों किया गया? ताकि हमारे ज्ञान से संबंधित संस्थानों और बुनियादी ढांचों के सुधार के लिए एक ब्लूप्रिंट यानी एक खाका तैयार किया जा सके, जो भारत को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगा। इसीलिए नॉलेज कमीशन यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष थे या चेयरमैनशिप इनकी की मिस्टर सैम पित्रोदा जी ने, और उस टाइम प्रधानमंत्री जी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ये आपको ध्यान रखना है, और 2005 में इस कमीशन की स्थापना हुई। ठीक है, और क्या क्या बात है इसके बारे में ये नोट देखना, इस नोट को भी नोट की तरह संभाल के रखना। क्या रिकमेंडेशन है? बेसिकली नोट द NKC यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन सबमिटेड इज फाइनल रिपोर्ट इन 2009। इसने जो 2005 में ये बना, इसने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट कराई फाइनल, ये 2009 में सबमिट कराई, which contain several recommendation for improving India's education system, research and development and information and communication technology infrastructure। क्या कह रहा है कि 2009 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भारत की शिक्षा प्रणाली, अनुसंधान और विकास और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए इन्होंने सिफारिश की थी कि हर तरह से इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूव हो, रिसर्च में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बढ़िया से हो। ठीक है, द विजन ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन वाज टू इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ ए वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इसका जो विजन है, आपसे पूछ लेते हैं कि जो नेशनल नॉलेज कमीशन है यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, इसका विजन क्या था? इसका विजन था कि जो हमारा समाज है वो नॉलेज बेस्ड हो, यानी कि नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। ये याद रखना। दिस विजन वाज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट नॉलेज इज द की टू इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। बेसिकली ये विजन क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि ये विश्वास था कि ज्ञान ही एक ऐसा मुख्य चीज है जो हमारी आर्थिक स्थिति यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ करवाएगा, हमारा सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास होगा, और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी होगी। तो इसमें ये की चीज मानी गई, यानी कि ये विश्वास किया गया कि नॉलेज है वो सब कुछ है एक तरह से। तो एक तरह से इसका जो विजन रखा गया वो रखा गया नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो अगर इसमें बातें करें कुछ आगे कि जो ये नेशनल नॉलेज कमीशन है कि विजन क्या है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। बेसिकली हमने एक विजन बना लिया कि हमारी सोसाइटी है वो नॉलेज बेस्ड होना चाहिए। तो ये कुछ किस किस सिद्धांतों पे चल के हम हो सकते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमें अपनाने पड़ेंगे जिससे हमारी सोसाइटी है वो नॉलेज बेस्ड बनेगी। एजुकेशन फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए शिक्षा हो, ठीक है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि हमारा जो इन्वेस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट पे जाए, जिसपे हम एक तरह से ग्लोबल लीडर की तरह आगे आए। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का प्रॉपर यूज हो, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जो हमारी हेल्थ केयर है, एजुकेशन है और अदर सर्विसेज है उसमें बहुत अच्छे से सहयोग हो या वो बहुत अच्छे से विकसित हो। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो अगर हम नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो इन प्रिंसिपल्स पे जाएं। जैसे सबके लिए शिक्षा, रिसर्च और डेवलपमेंट पे हम क्या करें, यानी कि अनुसंधान और विकास पे हम इन्वेस्ट करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी को बहुत अच्छे से यूज करें, ये चीजें। तो अब ये कुछ बातें हैं ना, इन बातों को भी आप ध्यान रख सकते हो। ये इंग्लिश में सिर्फ लिखी हुई है तो परेशान नहीं होना है। बेसिकली क्या है, हमने बात की है कि जो नेशनल नॉलेज कमीशन है ये जून 2005 में बना और 2009 में इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की। तो इन्होंने 2006 में भी कुछ रिकमेंड किया था, जैसे लाइब्रेरी, ट्रांसलेशन, लैंग्वेज,
ये कुछ कुछ बातें इन्होंने की 2006 में, जो इन्होंने अपना सबमिशन दिया था कि ये होना चाहिए। 2007 में भी इन्होंने बात की थी कि ओपन एजुकेशन रिसोर्स, लीगल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, ये सब बातें की, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। ठीक है, 2008 में भी स्कूल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन, मोर टैलेंटेड स्टूडेंट इन मैथ एंड साइंस, ये बातें भी की। और 2009 में जो सबमिट किया, नॉलेज एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, नॉलेज एप्लीकेशन फॉर एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब बातें, क्योंकि इसकी फाइनल जो रिपोर्ट है वो 2009 में सबमिट हुई। तो ये कुछ बातें हैं जो इन्होंने रिकमेंड की है। बेसिकली हमने सारी बातें ऊपर कर ली है जहां से आपसे क्वेश्चन की। एक चीज याद रखना कि इनका एक मोटो था कि हमारी सोसाइटी है वो नॉलेज बेस्ड होना चाहिए, लेकिन आपसे सीधा पूछ ले कि 2006 में कैसे कैसे रिकमेंडेशन आई है, तो ये बहुत डीप की बात हो जाती है। ये लिख भी दिया है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, ठीक है ना। और इन्होंने एक बात और की, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए लैंग्वेज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड along with the first language, either mother tongue or regional language of the child starting from class 1। यानी कि इन्होंने ये भी कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज है वो उसको भी शामिल किया जाना चाहिए, जो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज है, चाहे अपनी मदर टंग हो या फिर अपनी कोई क्षेत्रीय भाषा हो, उसके साथ इंग्लिश भाषा का भी क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस करना, शामिल करना चाहिए। ये भी अपनी रिपोर्ट में इन्होंने बोला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम और थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएं कि नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में और भी कुछ बातें करें, तो द विजन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन वाज टू, क्या विजन था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का, दृष्टिकोण क्या था, फाइनली देखें, एग्जामाइन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द कंट्री, यानी कि जो देश में माध्यमिक शिक्षा की जो मौजूदा प्रणाली कैसी चल रही है उसको एग्जामाइन करना, उसका परीक्षण करना। डेवलप कॉमन स्कूल सिस्टम, एक समान स्कूल प्रणाली विकसित करना। ठीक है, डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति में आत्मनिर्भरता और सम्मान की भावना विकसित करना। ठीक है, उसके बाद इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ ए वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, जो हम बात कर रहे हैं, एक जीवंत ज्ञान आधारित समाज के विकास को सक्षम बनाना। ये कुछ क्या है, विजन रखेगी नेशनल नॉलेज कमीशन में। तो बेसिक सी बात आपको याद रखनी है कि ये कब बना, फाइनल रिपोर्ट कब सबमिट हुई, अध्यक्ष कौन थे, उस टाइम प्रधानमंत्री जी कौन थे, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं, ये क्वेश्चन आया था, देखना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन ऑन एजुकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कमीशन है जो स्वतंत्रता के बाद बने। एक तरह से तो कोठारी कमीशन है, एक तो स्वतंत्रता के बाद आया है, हमें पता है, ये तो पक्का ही पक्का है क्योंकि 64-66 में आया है। ठीक है, और एक अगर बात करें, अभी हम पढ़ रहे थे नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में भी बात कर रहे थे हम, ये नॉलेज कमीशन भी 2005 में, तो ये भी आया है। ए और ई तो पक्का आएगा। और जो ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन है ये भी नहीं है, ये तो पहले है। हंटर कमीशन, नई तालीम, ये भी पहले। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ गया, एक तो ये कोठारी कमीशन और एक है नेशनल नॉलेज कमीशन, ये दोनों है जो स्वतंत्रता के बाद बने हैं। ठीक है, तो ए और ई इज द राइट आंसर। अब आपको क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब जिसमें हंटर कमीशन लिखा हुआ है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन लिखा हुआ है और नई तालीम लिखा हुआ है, उसके बारे में एक एक लाइन आप इसको सर्च करके देख सकते हो कि ये तीनों और कब बने, क्या क्या इन्होंने बोला। इतना का आपको होमवर्क करना चाहिए, इतना होमवर्क जरूरी होता है, इतना होमवर्क खुद से भी करना चाहिए जिससे और चीजें सीखने को मिले कि हंटर कमीशन कब आया, इसने क्या बोला, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, नई तालीम, ये क्या चीजें हैं, और एक एक लाइन आप इसमें लिख सकते हो, आराम से मिल जाएगी आपको। तो ये आप होमवर्क के तौर पर नोट करना चाहिए, साथ साथ चीजों को ध्यान रखना प्लीज। ठीक है, चलो अब मैं बात करूं यशपाल कमेटी रिपोर्ट के बारे में, है ना। यशपाल कमेटी रिपोर्ट, तो बेसिकली यहाँ पे हम 2 ईयर पढ़ते हैं। एक ईयर तो आप 1993 का मिलेगा आपको यशपाल कमेटी के नाम से 1993, और एक मिलेगा आपको 2009 का। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें हुई, पहले वाले में किसके लिए थी, दूसरी वाली क्या थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के सीखना, किस कमेटी या किस रिपोर्ट की सिफारिश थी, तो वो थी किसकी, यशपाल कमेटी की। तो 1993 में पहले बात करते हैं, जो 1993 में, तो नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी। ये क्या थी, राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1993 में, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर यशपाल। ठीक है ना, इसलिए यशपाल कमेटी बोला गया। और इन्होंने बिना बोझ के सीखना, यानी कि स्टूडेंट को कहा कि बिना बर्डन के सीखें, यानी कि ऐसा नहीं कि बैग लेके घूमे और बर्डन से, ऐसे नहीं, कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के सीखना, ये बात इन्होंने। और ये डायरेक्ट आपसे पूछा है कि लर्निंग विदाउट बर्डन किस कमेटी ने बोला था, तो यशपाल कमेटी ने बोला है।
और एक जो 2009 में आई है ना, इसके अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल थे। 2009 में क्या था, ये कमेटी किस पे थी, कमेटी टू एडवाइज रिनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा के नवीनीकरण और कायाकल्प पर सलाह देने वाली समिति। ये बेसिकली इसने किस पे काम किया, उच्च शिक्षा के हायर एजुकेशन का जो कैसे नवीनीकरण करें, कैसे कायाकल्प करें हायर एजुकेशन का। देखो उसका क्या नाम था, 1993 में आई नेशनल एडवाइजरी कमेटी, यानी कि राष्ट्रीय सलाहकार समिति, जिसने लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की। और जो ये बात कर रहा है, ये 2009 में जो आई है, ये उच्च शिक्षा का बेसिकली नवीनीकरण और कायाकल्प पर सलाह देने वाली की, जो हमारी हायर एजुकेशन है उसको किस तरह से इसको रिनोवेट किया जाए या रिनोवेशन इसमें किया जाए और किस तरह से इसके कायाकल्प किया जाए, ये इस पे थी 2009 में। तो 93 और 2009 का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। और भी बात कर लेते हैं इसके बारे में। चलो, यशपाल कमेटी, ये तो हमने एक टेबल से पढ़ा, अभी और मैं बता देता हूं। इन 1993 डॉक्टर यशपाल गेव ए रिपोर्ट, डॉक्टर यशपाल ने एक रिपोर्ट दी जिसका नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन। देखो जो 1993 वाली थी जिसकी बात है ना। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमेटी वाज टू एडवाइज ऑन द वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस द लोड ऑफ स्कूल स्टूडेंट at all level, particularly the young student, while improving the quality of learning, including the capability for lifelong self-learning and skill formulation। क्या कह रहा है, इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य है वो सभी स्तरों पर स्कूली छात्रों, विशेषकर युवा छात्रों पर भार को कम करने के लिए तरीकों और साधन पर सलाह देना था। कि जो वैसे तो स्टूडेंट सब ऑल लेवल स्टूडेंट्स पे बात की गई, लेकिन विशेषकर जो यंग स्टूडेंट्स है उसके बारे में बात की गई कि इसको ज्यादा भार लेके ना पड़े। साथ ही जीवन भर स्वयं सीखने और कौशल निर्माण की क्षमता सहित सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये आपको ध्यान रखना है यशपाल कमेटी का। उसके बाद में अगर 2009 वाली बात करें, यशपाल कमेटी जो 2009 में थी, इसमें क्या है, द कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड टू स्टडी द एक्टिविटी। तो क्योंकि ये जो 2009 में थी ये किस पे थी, हायर एजुकेशन पे थी बेसिकली, कि हायर एजुकेशन सिस्टम को कैसे हम सुधारें, इसको कैसे इसमें नवीनीकरण लेके आए, कैसे इसका कायाकल्प करें 2009 में। तो इस कमेटी ने क्या कहा, द कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड to study the activities of the UGC and AICT and assess their role in higher education implementation in India। कह रहा है कि इस समिति की स्थापना जो अपनी यूजीसी है या एआईसीटी है उनकी गतिविधियों का अध्ययन करने और भारत में उच्च शिक्षा कार्यान्वयन में उनकी भूमिका का आंकलन करने के लिए बनाई गई थी। क्योंकि यूजीसी और एआईसीटी हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इनको क्या कैसे काम कर रहे हैं, ये क्या इनकी एक्टिविटीज है, इनको अच्छे से देखने के लिए इस कमीशन की या कमेटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, सॉरी, कमेटी की। द कमेटी वाज देन एक्सटेंडेड अंडर द डायरेक्शन ऑफ एमिनेंट प्रोफेसर यशपाल टू एडवाइज, ये इसी पे लिखा हुआ है ना, टू एडवाइज द रिनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में जो उच्च शिक्षा है उसके नवीनीकरण और कायाकल्प पर सलाह देने के लिए इसको विस्तारित किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस कमेटी ने क्या कहा, देखो इस कमेटी ने जो हायर एजुकेशन वाली 2009 में था, इसने क्या कहा, द कमेटी सेड ए plethora of regulatory bodies like UGC, AICT, NCT, etc. et al. Be replaced by 7-member commission for higher education and research, यानी कि CHER अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समिति ने कहा कि यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटीई आदि जैसे नियामक निकायों को संसद के एक अधिनियम के तहत 7 सदस्यीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग यानी कि CHER द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यानी कि यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटीई इनकी जगह क्या लेके आना चाहिए, CHER लेके आना चाहिए, दैट इज कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसमें 7 मेंबर होंगे। ऐसा बोला गया कि ऐसा होना चाहिए। ये इसकी क्या थी, एक तरह से कमेटी ने ऐसा बोला। ठीक है, ध्यान रखना है ये। और क्या इन्होंने बात की हायर एजुकेशन से संबंधित यशपाल कमेटी ने, इट एडवाइज ऑफरिंग competitive salaries, better working condition and faculty development। इन्होंने क्या कहा, इसने प्रतिस्पर्धा वेतन, बेहतर कामकाजी परिस्थितियां और संकाय विकास की पेशकश करने की सलाह दी, है ना। द कमिटी आर्ग्यूड द प्रमोशन ऑफ रिसर्च इन हायर एजुकेशन। बेसिकली समिति ने उच्च शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आग्रह किया। इट सजेस्ट रिसर्च पार्क, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन फॉर इनोवेशन। इसने नवाचार के लिए अनुसंधान पार्क, उत्कृष्टता केंद्र और उद्योग सहयोग का सुझाव दिया।
The committee recommended new universities and vocational center to address the demand for education. समिति ने शिक्षा की मांग को पूरा करने के लिए नए विश्वविद्यालयों और व्यवसायिक केंद्रों की भी सिफारिश की। तो ये सब सिफारिश की किसने? यशपाल कमेटी ने, जो हायर एजुकेशन से संबंधित 2009 में बनाई गई थी। तो ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इन्होंने बेसिकली यही बात की, अगर सारी बातों को एक तरह देखें कि हायर एजुकेशन में कैसे हम नवीनीकरण लेके आए और हायर एजुकेशन का कैसे हम कायाकल्प करें, कैसे हम यूनिवर्सिटीज वगैरह, सब बातें इन्होंने यही की है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया, देखिए ये क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। द रिकमेंडेशन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स वाज गिवन बाय, स्कूल के बस्ते के बोझ को कम करने की सिफारिश किसने की थी? ठीक है ना, लर्निंग विदाउट बर्डन, याद आ गया, यशपाल कमेटी ने। किसने की थी? यशपाल कमेटी। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक है रामामूर्ति कमेटी, इनके ईयर भी याद रखने हैं, और ये रामामूर्ति कमेटी क्यों बनाई गई थी ये भी आपको ध्यान रखना है, और उसने कब अपनी रिपोर्ट सबमिट की ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है ना पोस्ट इंडिपेंडेंस पूछ लेते हैं कौन कौन सी आई, तो इससे ईयर याद रहेगा तो आप कर सकते हैं। द रामामूर्ति कमेटी वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1990, यानी कि जो रामामूर्ति समिति है उसको भारत सरकार ने 1990 में बनाई। और किस लिए बनाई, इसका एम क्या था? जो हमारी एनईपी यानी कि जो नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन पे दूसरी 1986 वाली, उसको रिव्यू करने के लिए बनाई गई, याद रखना। तो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए, ठीक है, 1990 में भारत सरकार द्वारा रामामूर्ति समिति की स्थापना की गई थी। आचार्य रामामूर्ति ए गांधीयन एजुकेशनिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट चेयर द कमेटी, गांधीवादी शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य रामामूर्ति ने इस समिति की अध्यक्षता की। और इस कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की या रिपोर्ट हमने सबमिट की वो 1991 में की, एंड मेड सेवरल रिकमेंडेशन फॉर द रिफॉर्म ऑफ हायर एजुकेशन ऑन इंडिया। समिति ने 1991 में अपनी प्रस्तुति की, रिपोर्ट प्रस्तुत की, और भारत में उच्च शिक्षा के सुधार के लिए कई सिफारिशें भी इन्होंने की। किसने? रामामूर्ति कमेटी ने। तो कब आई रामामूर्ति कमेटी? 1990 में, 1990 में आई। और इसको क्या काम था? जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी 1986 वाली है उसको रिव्यू करने की बात की गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। इतनी बात रामामूर्ति कमेटी के बारे में आप ध्यान रख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका इनका जो मेजर रिकमेंडेशंस हैं वो भी हमने नोट कर लिया है। क्या क्या है मेजर रिकमेंडेशन ऑफ रामामूर्ति कमेटी? रामामूर्ति समिति के प्रमुख सिफारिशें क्या थी? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। एक तरह यूं नहीं कि बस सेंट्रलाइजेशन हो जाए वहीं से सारी चीजें कंट्रोल हो, नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए हायर एजुकेशन का। द कमेटी सजेस्टेड दैट द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड एंड गिव more power to the states, सीधा लिखा, this would allow the states to tailor higher education in their specific needs। समिति ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विकेंद्रित किया जाना चाहिए और राज्यों को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। इससे राज्यों को उच्च शिक्षा को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में की अनुमति मिलेगी। द फोकस ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑन द टीचिंग और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज एंड रिसर्च, विश्वविद्यालयों को फोकस स्नातकोत्तर कक्षाओं के शिक्षण और अनुसंधान पे करना चाहिए। इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ टीचिंग, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण भी होना चाहिए। ये सब इन्होंने सुझाव दिए। मेजर रिकमेंडेशन थी रामामूर्ति कमेटी की कि यूजीसी को डिसेंट्रलाइज यानी कि हायर एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। यूजीसी है जो ये पावर स्टेट को भी दे कि अच्छे से वो किस तरह से अपने हायर एजुकेशन की स्पेसिफिक नीड्स को पूरा कर सके। ठीक है, और उसके बाद एक आपको पता है जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट है 2012 में। अगर एजुकेशन से रिलेटेड बात करें, लॉ से संबंधित भी बातें इन्होंने की है। अगर हम बात करें एजुकेशन से संबंधित, जस्टिस वर्मा कमेटी है ना 2012 रिपोर्ट ऑफ हाई पावर्ड कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2012। टाइटल, इसका टाइटल था विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। ये टाइटल याद रखना है, कॉमनली नोन एज जस्टिस वर्मा कमीशन। क्या था? भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित शिक्षक शिक्षा पर उच्च अधिकार प्राप्त आयोग की रिपोर्ट 2012, जिसका शीर्षक क्या था? भारत में शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण, गुणवत्ता और नियामक परिप्रेक्ष्य। ये टाइटल विजन याद रखना है। क्या था? टीचर एजुकेशन इन इंडिया,
क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, ठीक है, जिसे आमतौर पर न्यायमूर्ति वर्मा आयोग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने क्या सजेशन दिया, अगर कमेटी के बारे में कुछ देखो, हम हर एक सजेशन को नहीं लिख सकते, बहुत पेजेस हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लिख रहे हैं। कमीशन कमेटी की तो बहुत सारी चीजें आती रहती है कि एक एक कमेटी ने सैकड़ों चीजें रिकमेंड की होती है, सजेशन दिए होते हैं। जो इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो हमने नोट डाउन किए होते हैं। सजेशन क्या है, क्या क्या सुझाव दिया, टू सेट अप ए मॉडल इनसेट यानी कि INSET यानी कि इन सर्विस ट्रेनिंग पॉलिसी विच विल फोकस ऑन फॉलोइंग इश्यूज। इन्होंने बस टीचर की क्वालिटी के बारे में ज्यादा बात की, यानी कि क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन यानी कि सेवा पूर्वक शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता, टीचर परफॉर्मेंस एंड टीचर ऑडिट यानी कि शिक्षक प्रदर्शन और शिक्षा लेखा परीक्षा, स्ट्रेंथिंग एंड द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द NCTE और NCT के नियामक कार्यों को मजबूत देना, क्योंकि आपको पता है नेशनल काउंसिल है वो टीचर एजुकेशन पे है, तो इसके नियामक को मजबूती देना, यानी कि टीचर एजुकेशन पे बहुत सारी बात की, टीचर की क्वालिटी और यानी कि हमें जो टीचर चाहिए वो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, ये बात इन्होंने की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन से आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। इन्होंने लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और कमेटी वाज रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली टू एड्रेस टीचर एजुकेशन इन इंडिया। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या कौन सी समिति भारत में शिक्षक शिक्षा के संबंध में विशेष तौर पर गठित किया गया था, यानी कि शिक्षा किसके लिए, विशेष तौर पर टीचर एजुकेशन के लिए। कौन सा था, अभी हमने पढ़ा जस्टिस वर्मा कमीशन। ये बेसिकली किसके लिए था, टीचर एजुकेशन के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो, ये जो DIET है, डाइट होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट्स वाज ए रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के परिणाम स्वरूप डाइट की स्थापना की गई, यानी कि डाइट जो डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाई जाती है एजुकेशन से संबंधित, वो किसकी सिफारिश पे बनाई गई थी, तो आपको मैं बता दूं ये बनाई गई थी NEP 1986, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की सिफारिश पे डाइट की स्थापना की गई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है अभी हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के रिकमेंडेशन पे DIET डाइट बनाया गया था। ये होता क्या है, DIET डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। DIET का फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट for education and training. DIET are district level educational institutes that have been established in each district of India by Indian government. यानी कि डाइट है वो जिला स्तरीय शैक्षणिक संस्थान है जिन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के प्रत्येक जिले में स्थापित किया गया है। They help in coordinating and implementing government policy at district level. वे जिला स्तर पर सरकारी नीतियों के समन्वय और कार्यान्वयन में सहायता करते हैं। They also work to platform for research and experiment work in the educational domain. शैक्षिक क्षेत्र में अनुसंधान और प्रयोगात्मक कार्यों के लिए एक मंच के रूप में भी काम करते हैं। तो ये विशेषता है जिला लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहे हैं। और इसका रिकमेंडेशन किसने किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे कमीशंस के नाम हैं, जैसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो कोठारी था 64-66, नेशनल कमीशन ऑफ टीचर 1980, हाई पावर कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन 2012। आपको इधर मैच करना है तो मैच करिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 52-53 में था, उसके साथ आप क्या मैच करोगे, क्या किया था। इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट, प्रसार सेवा विभाग की स्थापना, ये याद रखना, A का 3 आएगा, प्रसार सेवा विभाग की स्थापना। सेकेंडरी एजुकेशन जो कमीशन है इसने क्या बात की, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, A का 3 किस में, थर्ड में है, तो इसका A का 1 में ही है, इसमें थर्ड ऑप्शन आ गया। B का 1 है, B क्या है देखो, एजुकेशन कमीशन जो कोठारी कमीशन 64-66 उसकी बात की गई है, वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स विद ए नोडल स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से भी थ्योरी की तरफ समझना है। इन क्वेश्चंस को थ्योरी की तरह लो कि ये कमीशन ये बात बोला, ये कमीशन ये बात बोला, क्योंकि यहाँ पे ये थ्योरी बनती है, ठीक है ना। तो शिक्षा आयोग बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं 1964-66 ने क्या, एक मॉडल विद्यालय के साथ विद्यालय संकुल की स्थापना। नेशनल कमीशन ऑफ टीचर 1980 यानी कि सी का है हमारे पास 4, प्रोविजन ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग और स्पेसिफाइड शॉर्ट पीरियड एंड इट्स लिंकेज विद करियर प्रमोशन, यानी
निर्दिष्ट लघु अवधि के सेवारत प्रशिक्षण का प्रावधान और इसका करियर की प्रगति से संबंधित। और अगर लास्ट एक हम बात करें हाई पावर्ड कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन, जो हमने अभी बात की थी जज साहब से वाली कमेटी के बारे में 2012, तो डी का है सेकंड, क्या है, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षक शिक्षा में सुधार की बात की। तो अगर आपको देखो, अगर डी का 2 भी पता होता ना, इसका तो आपको सबको पता ही था डी का 2, अभी हम बात कर गए हैं, तो भी एक क्वेश्चन बन रहा था। देखो डी का 2 सिर्फ थर्ड ऑप्शन में है, तो भी एक क्वेश्चन बनता था। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनको बहुत शांति से अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके सारी बातों को अच्छे से करना है बिना किसी टेंशन के। और एक बात जो हमारी लास्ट में रहती है कि आप चित्त को शांत रखें, खुश रहें। और मैं आपको बार बार एक बात कहता हूं फ्रेंड्स कि जहां जो चीज सीखने को मिले, आप क्वेश्चन से कोई नया कंसेप्ट सीख रहे हैं तो वहां लिख ले कि ये चीज नई है, ये चीज, क्योंकि एक एक शॉर्ट नोट बनाओ ना तो व्हाइट पेज पे बनाया करो, तो व्हाइट पेज पे बनेगा तो कोई चीज, जैसे आपने कोई क्वेश्चन में अच्छा ये ऑप्शन भी बनता है, ये नई चीज है, तो उस पर आपने लिख दिया कि अच्छा ये कमीशन मैंने वहां लिखा हुआ है, उसके बारे में एक चीज और ऐड करता हूं, इससे आपका फुल फ्लैश नोट्स बनता है प्रॉपर। और आप जब रिवीजन करोगे तो एक एक चीज एक जगह लिखी होगी और बहुत बेहतर तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से पढ़िए और बिना किसी टेंशन के चित्त को रिलैक्स करके शांति से पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।